हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेनिशिया क्लासेस। इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज का हम लोगों का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इकोलॉजी इंग्लिश में कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में से क्वेश्चन आते ही आते हैं, प्रीलिम्स में, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे आरओ हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदायों तथा उनके वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, पारिस्थितिकी का डिफिनीशन दिया हुआ है। जीव तथा उनके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध होता है पारिस्थितिकी में। ठीक है, अब देखिए, कुछ स्रोतों के अनुसार बताया गया कि जो पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में रेटर ने किया था। अर्नेस्ट हैकल ने पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था, ऑइकोलॉजी के नाम से किया था। ठीक है, इसकी विस्तृत व्याख्या कैसे की थी इन्होंने? तो जो ये ऑइकोलॉजी है, ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक भाषा है। ठीक है, उससे ऑयकस, ऑकस का मतलब होता है घर या आवास। ठीक है, हाउस और लिविंग स्पेस जहाँ पे आप रहते हो। लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। ठीक है, अध्ययन करना, यानी कि उस घर जहाँ पे आप रहते हो उसके चारों ओर के वातावरण का अध्ययन करना। ठीक है, इससे मिला करके बना। अर्नेस्ट हैकल जो थे, उन्होंने 1869 ईस्वी में इनके अनुसार इन्होंने डिफिनेशन दिया कि जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में लिखेंगे तो आप दे सकते हैं ये डिफिनेशन कि अर्नेस्ट हैकल के अनुसार जीवधारियों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, यूजीन ओडम ने, उनके अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। तो ये किसके अनुसार? यूजीन ओडम के अनुसार ये कहा गया है। अब यहाँ पे क्या है, वनस्पति, जंतु एवं जलवायु में पारस्परिक संबंधों की रूपरेखा दी गई है। ये जलवायु है, मिट्टी है, जंतु है और वनस्पति, सारे जो कुछ है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। सारे कुछ का एक दूसरे से संबंध है। जैसे मिट्टी का संबंध वनस्पति से है, मिट्टी नहीं रहेगा तो पेड़ नहीं उगेंगे। ठीक है, अब पेड़ नहीं रहेंगे तो जलवायु पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और जलवायु अच्छा नहीं रहेगा, जलवायु का प्रभाव जंतु पे पड़ता है। हम लोगों को ठंडी, गर्मी, बरसात का एहसास होता है। ठीक है, और पेड़ का भी हमसे रिलेशन होता है, मिट्टी का भी हमसे, मतलब मिट्टी नहीं रहेगा तो हम कहाँ अनाज उगेगा, कहाँ क्या खाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे एक दूसरे से सारे कुछ रिलेटेड हैं, ये दिखाया गया है। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी को व्यापक आयाम प्रदान किया गया। अब पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति, जलवायु ही नहीं वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की क्रियाविधि का भी अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब स्टार्टिंग में था तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत जंतु, वनस्पति और जलवायु ही आते थे। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम में मानव समाज, सोसाइटी और उसके भौतिक पर्यावरण की जो गतिविधियां हैं, क्रियाविधियां हैं, वो भी, इसका भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, वर्ष 1935 में एजी टांसले द्वारा सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, एजी टांसले ने सबसे पहले पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। ठीक है, एजी टांसले के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशेष प्रकार होता है जिसकी रचना अजैविक और अजैविक घटकों से मिलकर के होती है। जैविक घटक और अजैविक घटक हम लोगों ने पढ़ा है पहले चैप्टर में। ठीक है, इनके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र खुला तंत्र है। तो अब देखिए, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि एजी टांसले के अनुसार है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, ये एक ओपन तंत्र है, खुला तंत्र है। ठीक है, एग्जाम में दे देता है ऑप्शन में कि ये एक बंद तंत्र है, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक खुला तंत्र है। ये आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार परिवर्तन होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आकार भी ये भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र में आकार के अनुसार क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो की जो विचारधारा है वो कार्ल मोबियस ने बायोसिनोसिस में दिया था। यानी कि बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स के जो माइक्रोब्स हैं, मतलब फोर्ब्स ने क्या कहा था, माइक्रोब्स, माइक्रोकॉस्म कहा था। किसको माइक्रोकॉस्म कहा था? पारिस्थितिकी को कहा था। पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति एक कार्यात्मक इकाई के रूप में जानी जाती है, फंक्शनल यूनिट के रूप में ये इसकी इकाई जानी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे है जैवमंडल, बायोस्फीयर मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत होती है। तो बायोस्फीयर क्या है? मिट्टी, सैल, जल, वायु से बनी हुई एक पतली परत है जो पृथ्वी के चतुर्विद वातावरण यानी आवरण मंडल के रूप में व्याप्त है। चतुर्विद का मतलब कि चारों ओर पृथ्वी के आवरण मंडल के रूप में क्या है, व्याप्त है। और सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जैव मंडल। ठीक है, ये चीज पढ़ेंगे, जिसके साथ जीवी जीव यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म संबंधित हैं। और यह मंडल जीवों का भरण पोषण भी करता है। ठीक है, ये चीज है।
जिसमें जैविक और अजैविक घटक 2 संघटक आएँगे। पारिस्थितिकी तंत्र जो है जैविक और अजैविक घटक से मिलकर के बना है। ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। पारिस्थितिकी जो तंत्र है इकोसिस्टम, इसकी मुख्य विशेषताएँ हैं, इसको भी देख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र जो है जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है, ठीक है? और नेक्स्ट आता है जो पारिस्थितिकी तंत्र है, 1 मिनट। पारिस्थितिकी तंत्र जो है एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। इसकी रचना 3 मूल संगठनों से होता है। कितने संगठक हैं? 3 मूल संगठक। पहला जो है ऊर्जा संगठक है, दूसरा है जैविक बायोम संगठक और अजैविक या भौतिक संगठक, ठीक है? पारिस्थितिकी तंत्र एक क्या है? खुला तंत्र होता है, ये इसकी विशेषता है। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन होते हैं। प्राकृतिक संसाधन अर्थात इनकी अपनी उत्पादकता होती है, ठीक है? किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्षण किया जाता है। तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो जितनी विशेषताएँ हैं सारे इम्पोर्टेंट है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है? अब इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन देख लेते हैं पीवाईक्यूज़। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? मतलब किसके बीच संबंधों का अध्ययन है पारिस्थितिकी, इकोसिस्टम। तो जीव और वातावरण के बीच का जो है ये अध्ययन है। देखिए यूपी आरओ 2014 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। पारिस्थितिकी तंत्र को संकल्पना जो है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना की लिखा है यहाँ पे, को प्रस्तावित किया था, किसने प्रस्तावित किया था? तो एजी टांसले ने सबसे पहले प्रस्तावित किया था 1935 में, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो क्या नहीं सही है? ये चीज़ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यह एक जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से मिलकर के बना है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक क्या है? बंद तंत्र है यहाँ पे बोला, नहीं यह एक क्या है? खुला तंत्र है, ठीक है? तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है, तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? किन 4 घटक द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है? अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता और वियोजक। इन चारों घटक के द्वारा इनका निर्माण होता है। किसका? पारिस्थितिकी तंत्र का, ठीक है? निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित संबंध से सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है, ये सही नहीं है और सारे जो है वो सही है। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है? 2 बार आ गया है। अब देखिए आरओ मेंस में आया हुआ है 2017 में कि ये अभिकथन और कारण दे दिया है। तो जीवमंडल एक खुला तंत्र है का उदाहरण है, सही है। जीवमंडल में पदार्थ के जो प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थ का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश जो है एवं बहिर्गमन का पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है, ये सही है। ये जो है जीवमंडल ये खुला तंत्र है, ये सही है। यानी कि ए सही है, आर गलत है। ठीक है? अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं तो जो हमारा बायोस्फीयर है, मिट्टी, सेल, जल, वायु से मिलकर के बना होता है, एक पतली परत होती है, जो पृथ्वी को चारों ओर से ढकी हुई है, ठीक है? ये चीज़ है। खुला तंत्र है, ये भी हम लोगों ने देखा क्योंकि इसमें पदार्थ का लगातार निवेश यानी कि इनपुट और आउटपुट होता रहता है। तो यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र से पोषण यानी कि न्यूट्रिएंट कभी समाप्त नहीं होते, यह बार-बार क्या है पुनर्चक्रित होते रहते हैं। यहाँ पे क्या बोल दिया? यहाँ पे बोल दिया कि जीवमंडल में प्रारंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं होता है। क्योंकि यहाँ पे चक्रीय व्यवस्था होती है, पुनः वो बनते रहते हैं, ठीक है? तो ये इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये गलत हो जाता है, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन-सा है? तो अभी पढ़ा हम लोगों ने बायोस्फीयर, जैवमंडल जो है सर्वाधिक बृहद क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, ठीक है? अब आता है पारितंत्र के घटक, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर पारितंत्र के घटक। इसमें देख लेते हैं तो किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी जैविक वातावरण में उपस्थित अजैविक संगठक संयुक्त रूप से क्या है? इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। यानी कि सीधे-सीधे आप समझिए तो जो इकोसिस्टम है हमारा, इकोसिस्टम जो है वो जैविक प्लस अजैविक से मिलकर के क्या है? बना है। ठीक है? तो जैविक प्लस अजैविक से मिलकर के हमारा इकोसिस्टम पारितंत्र पारिस्थितिकी तंत्र बना है, ठीक है? पारितंत्र जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर के बना है। पारिस्थितिकी तंत्र जीवमंडल में एक सुनिश्चित क्षेत्र धारण करता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रीय इकाई है। यह एक खुला तंत्र है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। इसके तंत्र की जो संसाधन होते हैं इसकी अपनी उत्पादकता होती है। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए ये जो चार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पूरा क्योंकि ये एग्जाम में जो है पूछा हुआ है, ठीक है? तो इसको देख लेते हैं कि पारितंत्र के घटक में देखिए 2 घटक है, पहला अजैविक घटक है, दूसरा क्या है? जैविक घटक है, ठीक है? अजैविक घटक में भौतिक घटक आते हैं, अकार्बनिक घटक आते हैं और कार्बनिक घटक आते हैं, ठीक है?
भौतिक घटक में जैसे प्रकाश, टेम्परेचर हुआ, आर्द्रता ह्यूमिडिटी हुआ, वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर हुआ, और स्थलाकृति। स्थलाकृति ऊंचाई और ढलान के आधार पर स्थलाकृति है और वायु है। ये भौतिक घटक में आएंगे। इसको एज इट इज रट जाइएगा, एग्जाम में सीधे सीधे ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक है, अजैविक घटक में कौन कौन से पार्ट हैं, जैविक में कौन कौन से हैं, तो पूछ लेता है। फिर आता है अकार्बनिक घटक। अकार्बनिक घटक में जल, मृदा, ठीक है, वायुमंडलीय गैसें जैसे नाइट्रोजन आदि गैसें आती हैं, खनिज मिनरल्स आएंगे, चट्टान आएंगे। ठीक है, तत्व में जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब आएंगे। ठीक है, फिर अकार्बनिक ये था, ये अकार्बनिक था। अब आते हैं कार्बनिक। कार्बनिक घटक में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ह्यूमस, ठीक है, तथा यूरिया। कार्बनिक पदार्थ, ह्यूमस का मतलब, और यूरिया, ये सब आएंगे। ठीक है, फिर जैविक घटक में देखते हैं तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अभी हम लोग फूड चेन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, प्राइमरी जो प्रोड्यूसर होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर होगा, टर्सरी कंज्यूमर होगा, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो उपभोक्ता है ना, उपभोक्ता को भी इन्होंने 3 सब पार्ट में क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। पहले उत्पादक आएगा पहले नंबर पे। ठीक है, पहले नंबर पे उत्पादक, जैसे अगर हम ग्रासलैंड में देखेंगे तो ग्रास जो है, घास जो है, वो उत्पादक। फिर उपभोक्ता, उपभोक्ता में जैसे खरगोश जो है वो प्राइमरी उपभोक्ता होगा, घास पे डिपेंड कर रहा है। गाय और खरगोश वो घास पे जीते हैं, घास खा करके, तो वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे। फिर प्राथमिक उपभोक्ता को जो कंज्यूम करेगा उसको द्वितीयक उपभोक्ता कहेंगे। ठीक है, जो गाय खरगोश को खाएगा, खरगोश को, तो वो लोमड़ी आ जाएगी जैसे द्वितीयक उपभोक्ता। जो द्वितीयक उपभोक्ता को कंज्यूम करता है उसको तृतीयक उपभोक्ता कहेंगे। तो ये चीज़ है। फिर लास्ट में अपघटक आते हैं। ठीक है, ये चीज़ यानी उपभोक्ता को 3 चरण में बाँट दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एज़ इट इज़ एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा, बढ़िया ऐसे ही चार्ट बना के पढ़ लीजिएगा, या तो आप बुक अगर आपके पास है तो बुक में ही इसको बार-बार पढ़िए, याद हो जाएगा। ठीक है? फिर देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे है, अतः जो जीव मंडल में उपस्थित सभी संगठक के वे समूह जो पारस्परिक क्रिया से सम्मिलित होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं। जीव विभिन्न प्रकार के जैविक संगठक द्वारा जीव मंडल का निर्माण करते हैं, सॉरी। तो जीव मंडल में जो है एक जैविक संगठक का सही जो क्रम है, ये चीज एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो सही क्रम क्या है, जनसंख्या है, जनसंख्या के बाद क्या है, समुदाय बनेगा। ठीक है, समुदाय से क्या बनेगा, पारिस्थितिकी तंत्र बनेगा, उससे पारिस्थितिकी तंत्र से निश्चित क्षेत्र या दृश्य बनेगा। ठीक है, तो ये चीज है, यानी जनसंख्या जैसे लोग आए, ठीक है, लोगों से मिलके क्या बना, समुदाय बना, समुदाय से फिर पारिस्थितिकी तंत्र बना, समुदाय के बाद फिर निश्चित क्षेत्र एवं दृश्य बने। ठीक है, ये चीज यहाँ पे दिया गया है। अब अगर हम देखें पारिस्थितिकी तंत्र के घटक व श्रेणियां, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आता है वो आता है स्वपोषित संगठक या परपोषित, दूसरा है परपोषित। दो प्रकार से इसको क्या किया गया है, बांटा गया है दो भागों में। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पहला स्वपोषित और दूसरा परपोषित। स्वपोषित मतलब ऑटोट्रॉफ, इनको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट, जो कि स्वयं से अपना भोजन का निर्माण करते हैं, बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण अथवा रसायन संश्लेषण के द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो हो गए वो ऑटोट्रॉफिक में आएंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफ में आएंगे, स्वपोषित में आएंगे। घास जो है वो ऑटोट्रॉफ में आएंगे। ठीक है, उपभोक्ता जो कि स्वपोषित जो संगठक है उस पर निर्भर करते हैं, उनको उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कंज्यूमर इंग्लिश में कहेंगे, ये मानव सहित परपोषित जंतु होते हैं। जो अब देखिए, स्वपोषित जो स्वयं से निर्माण करेंगे भोजन का, परपोषित जो भोजन के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं, उनको परपोषित कहा जाता है। अब जैसे जो स्वपोषित जो पौधे, जैसे यहाँ पे जो स्वपोषित पौधे हैं, प्राथमिक उत्पादक इनको कहा जाता है या प्राथमिक पोषक। इनसे जो उत्पन्न जैविक तत्वों द्वारा अपना आहार ग्रहण करते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, आटे के लिए हम लोग गेहूं पे निर्भर हैं, ठीक है, और चावल के लिए क्या है, धान पे निर्भर है। तो वो क्या है, हम लोग उपभोक्ता ही तो हैं। ठीक है, कंज्यूमर ही तो हैं, पेड़ पे निर्भर हैं। ठीक है, और इसके बाद जो है द्वितीयक उत्पादक भी आते हैं। ठीक है, उपभोक्ता को क्या, उपभोक्ता को द्वितीयक उत्पादक भी कहा जाता है, ये चीज है। फिर डीकम्पोजर्स आते हैं। डीकम्पोजर्स वे इनको अपघटक के नाम से भी जाना जाता है, वियोजक या अपघटक। ये सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मृत पौधे, जंतुओं और अन्य जैविक पदार्थों को सड़ा गलाकर वियोजित करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जैसे जो मृत जीव होते हैं, ठीक है, मृत पौधे होते हैं, तो उस पे ना अल लग जाता है, वो सड़ने लगता है, तो उसको सड़ा गला के वियोजित करते हैं, यानी कि खत्म करते हैं। ठीक है, तो डीकम्पोजर्स कहे जाते हैं। ऐसी प्रक्रिया के दौरान ये आहार ग्रहण करते हैं। ठीक है, उसी से ये अपना आहार ग्रहण करते हैं और जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था भी ये करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है, डीकम्पोजर्स में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, जो पारिस्थितिकी तंत्र है, इसके दो प्रमुख श्रेणियों में इसको विभाजित किया गया है। वे स्थलीय व जलीय तंत्र में आता है। ठीक है, तो स्थलीय यानी कि जो अगर हम लैंड पे बात करेंगे, जलीय यानी कि ओशियन में हम देखेंगे। तो लैंड पे अगर हम बात करते हैं तो घास स्थल आता है, वन एवं मरुस्थलीय,
ठीक है, स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं। तो स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण में घास, वन एवं मरुस्थल स्थलीय पारितंत्र के उदाहरण हैं, जबकि जलीय पारितंत्र के जो उदाहरण हैं उसमें झील, नदियाँ और समुद्र आते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं वन, झील तथा घास का मैदान जो है वो प्राकृतिक पारितंत्र है, जबकि धान का खेत मानव निर्मित कृत्रिम पारितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ये जो चित्र दिया है इसमें बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र पहला क्या है, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें वन आएंगे। ठीक है, फिर घास स्थल और मरुस्थल ये सब आएंगे। ठीक है, जलीय पारितंत्र में दो चीज अलवणीय और लवणीय। ठीक है, अलवणीय में तालाब, झील और झरना ये अलवणीय जल में आएंगे। लवणीय में लवण और ज्वारनमुख और समुद्र ये सब आएंगे। ठीक है, फिर मानव अगर देखें मानवीकृत तो कृषि, खेत, खलिहान, ठीक है, जल, जीवशाला और अंतरिक्ष यान ये मानवीकृत में आएंगे। तो ये क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटक हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है दिया है पृथ्वी का के जो लगभग 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सबसे ज्यादा इन दोनों में स्थलीय पारितंत्र है हमारे पृथ्वी पे कि जलीय। तो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 71% है। ठीक है, यह तंत्र विश्व के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट आता है जो समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, वही चीज वहां पे बताया गया है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल यानी कि हाइड्रोस्फेयर का लगभग 97% भाग ही समुद्री जल होता है। ठीक है, समुद्री जल में सर्वाधिक व्याप्त लवण, सोडियम क्लोराइड ये सब होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये चीज बताया गया है कि कैसे पूरा समुद्र में विभिन्न क्षेत्रों का स्तरीकरण किया गया है। ठीक है, तो मग्न ढाल है, मग्न तट है, समुद्र तल पे जीवों का प्रवेश, जो जीवी प्रदेश है जहाँ कहाँ पे रहते हैं, प्रकाशीय क्षेत्र कहाँ तक पहुंचता है, सी लेवल, ओसनिक जोन किसे कहते हैं, ये सब यहाँ पे पूरा दिखाया गया है। ठीक है, आई होप आप लोग को देखिए क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थोड़ा पीवाईक्यूज देख लेते हैं जिससे आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो जहां जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो उस सटीक जगह को आवास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का सर्वश्रेष्ठ कौन सा वर्णन है, तो वो है जीवो यानी कि ऑर्गेनिज्म का समूह, जो साथ ही साथ वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। तो उस जीवों का समूह है या समुदाय है जो अपने पर्यावरण में रहते हैं। ठीक है, ये चीज दिया है। नेक्स्ट है यहाँ पे कौन सा जीव जैव मंडल तथा जैविक संगठन का सही क्रम है। तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले जनसंख्या आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद समुदाय आएगा, पारिस्थितिकी तंत्र, फिर भूदृश्य आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र मतलब कृत्रिम पारितंत्र है। तो कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है, खेत खलिहान हम लोगों ने पढ़ा था कृत्रिम पारितंत्र, जिसमें कि अगर हम लोग देखें तो धान का खेत ये सब आ जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है जो इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले ने किया था। दूसरा है क्या कि जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें स्वपोषित यानी कि ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने भोजन का निर्माण उपभोग करते हैं। नहीं, उपभोक्ता नहीं आएंगे, इसमें कौन आएंगे, ऑटोट्रॉफ आएंगे यानी कि स्वपोषित। ठीक है, उत्पादक यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद आता है वियोजक अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है। तो वियोजित जो है वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक में करता है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 ऑप्शन जो है वो बस करेक्ट होगा। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पे देखिए जो वियोजक है वो कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक, क्योंकि मृत जीवों को करता है, तो मृत पौधे या जीव जंतुओं को तो कार्बनिक पदार्थ में है, उनको अकार्बनिक पदार्थ में क्या करता है, परिवर्तित करता है। नेक्स्ट आता है इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। तो उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। तो यहाँ पे सत्य पूछा है, तो जो उत्पादक होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक, जैसे सिंपल समझ लिए जमीन पे जो है घास क्या है, बहुत अधिक है। ठीक है, और जो खरगोश है वो लिमिटेड मात्रा में होंगे। ठीक है, गाय जो है लिमिटेड मात्रा में होगी, लेकिन जो घास है वो तो बहुत अधिक मात्रा में है। ठीक है, तो उत्पादक कौन हुआ, घास हुआ, और उपभोक्ता कौन हुआ, प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश या गाय हुआ। तो ये क्या है, इनसे उत्पादक अधिक है। ठीक है, ये चीज दिया गया है। यहाँ पे ए और आर में देखिए अभिकथन और कारण में पारिस्थितिकी तंत्र के विविध जो अवयव हैं आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते, यहाँ पे बोला है, जबकि करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, तो ये सही है, यानी कि ए गलत है, आर सही है। ठीक है, तो इसमें जो है डी सही हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत है, आर सही है। यो यूपीपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारितंत्र है। कौन कृत्रिम पारितंत्र है, तो धान का खेत क्या है, कृत्रिम पारितंत्र है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो सब पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है, तो वो सामुद्रिक पारितंत्र पृथ्वी पे सर्वाधिक मात्रा में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है, तो कौन सा है, समुद्र जो है विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, तो यही सब रिपीट किया है बार बार। देखिए ये यूपी आरओ मेंस में आया है। निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारितंत्र का उपभाग नहीं है, तो स्थलीय का कौन सा नहीं है, तो पर्वत पारिस्थितिकी तंत्र है, सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। कल हम लोग पारिस्थितिकी असंतुलन और भी 2-3 चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए यहीं तक, फिर मिलूँगी मैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।